देखिए हिंदुस्तान में वो रिलेवेंट है। आप बतौर तारीख भी तो पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसलिए पढ़ते हैं कि वहां पे हुआ ये रेवोल्यूशन हुआ तो क्यों हुआ, ये अगर ये बहुत हम पहले जंग अजीम के बारे में पढ़ते हैं, सर तारीख में अल्लाह का कलाम और उसकी हदीसें अल्लाह के रसूल की काफी, ये जहर घोलने वाली जो चीजें हैं ये तारीख का हिस्सा है, ये तारीख का हिस्सा है। इनको आप तारीख बता रहे हैं क्यों? आप तारीख इस्लाम में तो तारीख हम तो ये मानते हैं कि हदीस है और अल्लाह का कलाम है, इसके अलावा क्या है? हिस्ट्री की नहीं बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि मतलब इसको इस्लाम से जोड़ के, भाई इस्लाम की आप इस्लामिक हिस्ट्री अलग हो गई, उसके बाद जो रूनमा हुए हादसात, उन सारे हादसात को आप पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ेंगे? तो क्या हिंदुस्तान की हिस्ट्री में मौलाना मौदूदी की अल जिहाद पढ़ाई जाए? कौन पढ़ा रहा, किस सिलेबस में शामिल? निसाब तालीम में शामिल नहीं है कहीं के, आपको बताइए किस मदरसे के अंदर निसाब तालीम? किताबें मौजूद है सर, पढ़ाई जा रही है, यहाँ पर किताबें मौजूद है। करिकुलम का हिस्सा एक मदरसे के अंदर नहीं है, एक मदरसे के अंदर नहीं है। क्या बात करें इमरान भाई, बिना आप उसकी बात कर रहे दलील के? बताइए मुझे एक मदरसे का नाम जहां जिहाद अल जिहाद किस मदरसे में नहीं है, चलिए ये बता दीजिए भाई, उन मदरसों के नाम बता दीजिए असद खान फलाही साहब। एक मदरसा नहीं है, जामतुल फलाह से मैं पास आउट हूं, मुझे बताइए वहां पर अल जिहाद फिल इस्लाम पढ़ाई जा रही हो सिलेबस के अंदर, तो बताइए नदवा के अंदर बताइए पढ़ाई जा रही हो, तो इस्लाह के अंदर पढ़ाई जा रही हो, तो देवबंद के अंदर पढ़ाई जा रही हो, सैयद कुतुब की लाइब्रेरी का हिस्सा है, ये लाइब्रेरी का हिस्सा है, लाइब्रेरी के अंदर आपको मिल जाएंगी किताबें, निसाब तालीम का हिस्सा नहीं है कि आप निसाब तालीम और मुस्लिम इलाकों पर दुकानों में नहीं मिलेंगी क्या? मुस्लिम इलाकों में दुकानों पे नहीं मिलेंगी क्या? मैं कह रहा हूं किताबें तो आपको। इमरान भाई यहाँ पे एक बात आप जो है कर रहे हैं कि ये अब सच है। देखिए अब जो है मैं पिछले 5-7 वर्षों से तकरीबन इसी पर मेरा काम रहा है, तो पहली चीज तो ये है कि एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो पिछले 30 से 40 वर्षों में मुसलमान इस्लाम के नाम पर जो जिहाद पूरी दुनिया में फैला है उसमें मुसलमान तो शामिल रहे हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए मुरव्वजा इस्लाम, तो आज इस्लाम और मुसलमान ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। आपने जिन लोगों का नाम लिया है, मैं चूंकि मिस्र में पढ़ा हूँ, मैं मिस्र में रहा हूँ, आपने जिन भी लोगों के नाम लिए हैं, अच्छा वहाँ की हुकूमत ने बैन नहीं किया है, वहाँ की रिलीजियस अथॉरिटीज ने उनको बैन किया है, ठीक है? अब यहाँ हिंदुस्तान के, सुनिए ये बहुत अहम बात है, और मेरे पास वहाँ की हुकूमत ने नहीं, वहाँ की धार्मिक बिरादरी ने उसको रिलीजियस अथॉरिटीज ने न सिर्फ बैन किया है, मेरे पास वो कटिंग मौजूद है और मेरे पास मैंने उस पर लिखा और मेरी उन लोगों से बातचीत भी इस पर हुई है कि अच्छा यह सिर्फ ये मिस्र की हुकूमती क्या कहते हैं पस मंजर को देखते हुए है कि वहां पर मुल्की सतह पर ये है, या इसका इस्लाम से कुछ लेना देना इसकी वजह से आपने इसको बैन किया है? तो उनका यह था चूंकि ये इस्लाम और मुसलमान दोनों के लिए नुकसानदेह हैं, इसलिए ऐसी किताबों पर न सिर्फ बैन होना चाहिए बल्कि सख्ती के साथ कहीं भी हो तो एक लफ्ज उनका इस्तेमाल हुआ, नजर आतिश, आग लगा देनी चाहिए और किसी भी कीमत पे उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक उनका है। इख्वान मुस्लिमीन की कुछ किताबों को तो सऊदी ने भी बैन कर रखा है। भाई आप देखें कि जिस तरह से दहशतगर्द तंजीमें, जैसे एक नाम आता है, आप ये अब आप ये उसी का आप एक रेफरेंस ले लीजिए। जब मैं 2015-16 की बात कर रहा था, जिन दो गिरोह ने उनकी ब्रांचेस को एक्सेप्ट करने में को कबूल किया था, वो दोनों लोग जो है हिंदुस्तान के 2 बड़े मदरसों से फारिग थे, ठीक है? लेकिन इसकी वजह से मैं उस मदरसे का नाम नहीं कह सकता कि जो है ये मदरसे के लिए आए थे और मदरसे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन ये एक्सेप्टेंस तो है कि हाँ मदरसे से वो पढ़े हैं और मदरसे से आप तो खुद आप तो अब्दुल मोइज साहब वहां से फारिग हैं, अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र से। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कौन कौन सी किताबें हैं ऑथेंटिक, मुझे बताइए, जो कि बिल्कुल बैन है, जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ाई जानी चाहिए और जिनमें है ऐसी कुछ गड़बड़? नहीं, आपने जैसे कि जो नाम लिए हैं, अब मसला यहाँ पर हिंदुस्तान के उलमा का है कि हिंदुस्तान के उलमा अभी अपने में इतने क्या कहते हैं बिखरे हुए हैं, बरेलवी के नाम पे, देवबंदी के नाम पे और कासिमी के नाम पे, फलाही के नाम पे, तो बहुत मुश्किल यहाँ पर हो रहा है कि कोई कहेगा कि मैं मौदूदी को मानता हूँ, जैसे अभी कासिमी साहब ने कहा कि जो है वो है नहीं। देखिए बात यह है कि अभी इन्होंने कहा कि मौदूदी का ताल्लुक देवबंद से नहीं है, वही है। अब यह है कि मौदूदी को यहाँ पर मानता कौन है? ठीक है, फिर अगर मौदूदी की किताबों से अगर दिक्कत हो रही है, मौदूदी की किताबों में अगर क्या कहते हैं टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, तो इसको ये दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। एक तो मदारिस की जिम्मेदारी है, दूसरा सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी, उसको बैठे निकाले और उसको पूरी तरह से बैन करे। मसला क्या हुआ कि ये जो टेररिज्म इस्लाम के नाम पर जो फैलता रहा है, इस्लाम के नाम करने की इतनी सलाहियत भी नहीं रखते, मैं वो बता रहा हूँ, वो सोच ही नहीं रखते। एक बहुत अहम नुक्ता बता रहा हूँ मैं कि इस्लाम, कासिमी साहब एक मिनट ठहरो यार, रुक जाओ भाई,
मेरे पास दो मेहमान और हैं, उनकी बात मुझे मैं 30 सेकंड में मैं बात पहले तो ये तय करो कि मैं 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। जी जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। वो ये है कि जब तक जो है मसला क्या है, मदारिस की जो बुनियाद थी, क्या आज वो मदारिस वो काम कर रहे हैं? हाँ, वो जिन जिन मदारिस का नाम आया उनको आप स्कैन कराइए, उनके ताल्लुकात कहाँ से हैं उसको कीजिए। मसला क्या है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पहले आप उसको सुनिए। आप सबके पास मैं कहना चाह रहा हूँ, मसला क्या है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ पहले आप उसको सुने, उसके बाद जो भी ठीक है। आप चलिए, वही मैं आ रहा हूँ आपके पास। जरा एक बार मैं तन्मय के पास जाना चाहूंगा। कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं तन्मय। वेस्ट बंगाल की हुकूमत पर और तृणमूल पर, ममता बनर्जी पर, उनकी सरकार पर अपीजमेंट का जबरदस्त इल्जाम लगता रहा है और खास तौर से मुस्लिम अपीजमेंट का लगातार इल्जाम लगता रहा है। वो कुछ अपनी कारकर्दगी के जरिए दिखाती भी रही है वक्त वक्त पर। ऐसे में वेस्ट बंगाल के मदरसों पर यह इल्जाम लगना, यह गंभीर इल्जाम लगना कैसे देखा जाए? और यह बाकायदा गृह मंत्रालय ने संसद में इस बात का इंकशाफ किया है। क्या कहेंगे आप तन्मय? देखिए इमरान भाई, पहला तो जो इल्जाम लगाया गया है ये बहुत ही सीवियर है जी। अगर इल्जाम ऐसा है तो ये प्रूफ होना चाहिए, ये नाम कौन सा मदरसा में हो रहा है, ये नाम में आना चाहिए और सही से मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं 2-3 चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। पहले तो ऑलरेडी हम लोग बोले हैं कि सभी मदरसा में आप सीसीटीवी डालिए। सीसीटीवी में हम भी तो देखे और देश का जनता भी देखे कि क्या हो रहा है। एक्चुअली आप लोग जो बोल रहे हैं कि हाँ कभी कभी बीच में हाँ यहाँ ये मदरसा में टेररिज्म हो रहा है, सीएम साहिबा मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहती है कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। वो क्या मदरसों में सीसीटीवी लगवाने की उनकी सरकार इजाजत देगी? वो उसको भी अपने रूप में भुनाने की कोशिश करेंगी। वो एक सियासी जमात पर इल्जाम लगाते हुए वहां भी अपीजमेंट करने की कोशिश कर सकती है। आपको कितनी उम्मीद है? प्लीज लेट मी फिनिश प्लीज। पहले तो है, आप पता नहीं है कि वेस्ट बंगाल का मदरसा के बारे में आप लोगों का कितना जानकारी है। यहाँ पर 2 टाइप का मदरसा है जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड जो मदरसा है। एक है हाई मदरसा, एक सीनियर मदरसा। हाई मदरसा में जो करिकुलम है दैट इज टोटली मैचिंग विद वेस्ट बंगाल बोर्ड, मीन्स उसका सेपरेट कोई करिकुलम नहीं है। दूसरा है सीनियर मदरसा। सीनियर मदरसा में भी जो करिकुलम है वो सब वेस्ट बंगाल बोर्ड जैसा है, ओनली उसका डिफरेंस यही है उसमें आपका आलिम और फाजी पढ़ाया जाता है। दिस इज द डिफरेंस। सेकेंड मैं आऊंगा, अभी ये जो मदरसा है उसमें ऑलमोस्ट 10 to 12% ऑफ द टीचर वो हिंदू है सभी मदरसे में, क्योंकि ये अभी सर्विस कमीशन के जरिया होता है टीचर रिक्रूटमेंट और वो टीचर उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। मेरा काफी सारा फ्रेंड्स है मदरसा में पढ़ाते हैं। तो मैं अभी ये जानना चाहूंगा कि जो पर्टिकुलर मदरसा लेके बात हो रहा है, मुझे जितना जानकारी मिला है कि ये कोई जितना संसद साहब ने बोले हैं कि मुर्शिदाबाद और बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में 2 मदरसा है। अभी मुर्शिदाबाद का जितना गवर्नमेंट एफिलिएटेड मदरसा है, हमने उनसे खोज लगाने की कोशिश किया तो सभी मदरसा में बोल रहा है 1 ना 2 तो हिंदू टीचर है ही। तो ये कोशिश हमारा भी रहेगा। तो मदरसों में हिंदू टीचर रहने भर से क्या आपको लगता है अगर इस तरह की कोई इंतहा पसंदी की कोशिश वहां चल रही हो तो वो खत्म हो जाएगी, या जो जहन बनाया जा रहा है वो खत्म हो जाएगा, या सिर्फ इसलिए कि वहां पर हिंदू टीचर है? वो हाईलाइट तो हो सकता है। आपको लगता है कि ये जो सोशल फैब्रिक है, मैं ये चीज क्यों हाईलाइट किया क्योंकि सोशल फैब्रिक जो है, आपको लगता है कि अगर कोई मदरसा में मान लीजिए 2 हिंदू टीचर है तो उसके सामने कोई मुस्लिम टेररिज्म का क्लास लिया जाएगा तो वो हिंदू टीचर कुछ नहीं बोल पाएगा और कुछ नहीं बोलेगा? मतलब सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं आएगा, हलचल नहीं मचेगा, ऐसा लगता है आपको? फिर भी मैं मांग कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो मदरसे का नाम तो सामने लीजिए और जहाँ पर हुआ है वो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। और मतलब ये स्टेटमेंट, ये रिपोर्ट ही काफी नहीं है। वेस्ट बंगाल सरकार क्या इसको देखते हुए कोई कार्रवाई अपनी तरफ से करेगी? हाँ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को हम लोग सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है और बाकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके
सभी मिला के एक लेटर हम लोग लेकिन इसमें तन्मय बस इतना बता दीजिए, क्या ये सच्चाई नहीं है कि बांग्लादेशियों का यहाँ पर जो है दखल बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं वहां से सॉफ्ट कॉर्नर है जिसके चलते मदरसों में वो पैड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि खतरनाक है? नहीं, ये सोशल यही गलती की जगह है। आपको सोशल फैब्रिक जानना पड़ेगा बंगाल का जो मदरसा अगर जाएंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है। मदरसा में कौन पढ़ता है? ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ओनली पढ़ता है, हिंदू भी पढ़ता है, लेकिन मुस्लिम का भी कौन सेक्शन पढ़ता है? अगर हम मुस्लिम होते तो हमारा बच्चा वहाँ पर नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे पास पैसा है। किसका बच्चा पढ़ता है? ये मेनली जो इकोनॉमिकल बैकडेटेड सेक्शंस है वो सेक्शंस का मतलब प्रत्येक गांव में अगर आप जाएंगे तो वहाँ का जो पिछले वर्ग का सेक्शन है वहाँ का मेनली एजुकेशन होता है। चलिए ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं जांच करानी चाहिए, ये तो कम से कम आप मान रहे हैं ना? ठीक है, चलिए डॉक्टर गुलरेज शेख के पास में जाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर गुलरेज शेख। इस रिपोर्ट के बाद ये जो चर्चा यहां पर हो रही है वो आप भी सुन रहे हैं और तन्मय को भी आपने सुना। उनका कहना है कि हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए वहां पर, वेस्ट बंगाल की हुकूमत को कम से कम, अगर इस तरह की बात सामने आई है, जिन 2 डिस्ट्रिक्ट की बात आ रही है और वहां के चिन्हित अगर मदरसे हैं तो वहां पर जाकर पूछताछ होनी चाहिए या कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा भी आपकी नजर से क्या होना चाहिए कम से कम, अगर इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं तो आगे वो न लगे और एक माहौल बेहतर बने? कहीं ना कहीं अगर इस तरह के सवाल उठते हैं तो दूसरे वर्ग विशेष में भी शक पैदा होता है और कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी ये डर पैदा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज भी तो अगर इस तरह बढ़ रहा है तो ये तो हमारे लिए भी खतरनाक है। देखिए इमरान, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और आप भी एक राजनीतिक विश्लेषक है, क्योंकि हर अच्छा जर्नलिस्ट जो होता है राजनीतिक विश्लेषक होता है। तो पश्चिम बंगाल में जो ये रिपोर्ट आई है ना, ये तो हम हर कोई मान सकता है इसको, और इसका कारण भी है। वो कारण क्या है? देखिए, आप पॉलिटिकली यदि देखें तो हमारे उस तरफ की बात करें, मतलब बांग्लादेश की बात करें, तो जब से ये शेख हसीना वहां पर आई है तो वहां पर जो सॉइल है टेररिज्म के लिए हॉस्टाइल है, ना कि फर्टाइल है। परंतु आप बांग्लादेश के इस तरफ बात करें, मतलब हमारे पश्चिम बंगाल की बात करें, तो जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी खेल रही है उसके कारण जो सॉइल है वो फर्टाइल है। तो उस तरफ जो लोग काम नहीं कर पाते वो यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। आपको ये भी स्मरण होगा इस बात का कि जब हमारी सरकारें बिहार में नहीं थी तो बिहार नेपाल की जो बॉर्डर एरिया था वहां पर मदारसों की जो स्थिति थी उन पर भी यही इल्जाम बार बार लगता था और हमारी सरकारें नहीं लगाती थी, कांग्रेस की सरकारें थी वो भी लगाती थी कि वहां उस प्रकार की एक्टिविटी है और इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट्स है। तो वहां पर जो कारण है वह तृणमूल की जिस प्रकार की पॉलिसीज है वह है, और जिस प्रकार से समाज में विभेद कर रही है ममता बनर्जी, तो उस प्रकार से इस प्रकार के एलिमेंट्स को पोषण मिलता है। आप ये बताइए कि रमजान और दुर्गा विसर्जन पूरे भारत में एक ही दिन पर मनाया गया, कहीं कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया कि एक समय के बाद दुर्गा विसर्जन को रोक दिया कि रमजान होना है, मुहर्रम होना है। तो मुहर्रम जब पूरे हिंदुस्तान में दुर्गा विसर्जन के साथ एक साथ बन सकता था तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हो सकता था? आप ये सोचिए इस बात को कि जो सॉइल फर्टाइल दी जाती है चरमपंथ को और आतंकवाद को, तो उसके पूरे की पूरी जो उर्वरक है वहां पर उपलब्ध है वहां की जमीन में, वो करवाने वाले कोई मुसलमान नहीं है। उर्वरक प्रदान करने वाले, उर्वरक जो प्रदान कर रही है वो ममता बनर्जी और टीएमसी कर रही है, उसके कारण इस प्रकार के लोग फल फूल रहे हैं। तो मतलब मुफ्ती साहब ये बताइए कि कहीं ना कहीं सरकारों की भी सख्ती और पॉलिटिकल विल इस वक्त होना बहुत जरूरी है इस तरह के मदरसों, आ रहा हूं सर, इस तरह के मदरसों पर लगाम कसने के लिए, और अगर इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं तो उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कोई कसूरवार पाया जाता है, कुछ इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं तो उजागर होनी चाहिए। और यहां मैं फिर कहूंगा पॉलिटिकल विल के साथ साथ समाज की विल कितनी जरूरी है, कौम की विल कितनी जरूरी है, ये भी बताइए। नहीं, समाज की तो हुकूमत से ज्यादा है, इसलिए कि हुकूमत समाज से निकल के बनती है और समाज की जिम्मेदारी होती है जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो उसके ऊपर उसे रूप से रोक लगाए। और जो अपने आप को आलिम कहलाते हैं उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर तुम सिद्धांतों से हट रहे हो, अपने उसूलों को पायमाल कर रहे हो, तो उसे रोकना चाहिए। और हमारे अकाबिर ने यही काम किया था कि मदरसों की जो बुनियाद है ताकि ये गरीब बच्चे एक सस्ती एजुकेशन ले सकें और अपने आप को एक अच्छा शहरी बना सकें, एक अच्छा नागरिक बना सकें। उन्हें अच्छा नागरिक बनाने के लिए ये पहल की गई है और 4-4 आने
चंदा करके, ये लोग चंदा करके उसे चलाते हैं। अब अगर उनके अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं और ऐसे मदरसे हैं कि जहां से असामाजिक तत्व पैदा हो रहे हैं या गैर इस्लामिक सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं तो इसे गैर इस्लामिक क्यों कहूंगा ना, कि इस्लाम किसी के कत्ल की इजाजत नहीं देता। फमन कतला नफ्सन बिगैरी हक़्क़िन और फसादिन फिल अर्ज़, कि अगर तुमने किसी एक इंसान का कत्ल किया तो ऐसा जैसे सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और अगर किसी को जिंदगी बख्शी तो ऐसा जैसे सारी इंसानियत को जिंदा कर दिया। ये है मदरसों की जो एजुकेशन होनी चाहिए। अब इसके खिलाफ अगर होती, जैसे आपने कहा, मैं कश्मीर के बारे में भी ये बात कहूंगा कि जिस वक्त वहां जिन नामों से हमारे पूरी दुनिया में जिन लोगों ने नाम रखा है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये बिल्कुल नाजायज उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका कोई ताल्लुक जो है उस रसूल के नाम से नहीं है जिनका नाम इन्होंने इस्तेमाल किया है। मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत को इसके ऊपर अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने जितने जराए हैं, जितनी एजेंसियां हैं, उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को नाहक तो नहीं सताना चाहिए, इसलिए कि यह हुकूमत पिछली हुकूमतों से अलग है। पिछली हुकूमत ने क्या किया था कि मुसलमानों को, बेकसूर मुसलमानों को जेलों के अंदर डाल दिया था। इस हुकूमत में और पिछली हुकूमत में बहुत फर्क है। उस वक्त के होम मिनिस्टर से हमने ये कहा था कि मिलकर के, और आज भी हम आज के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात कहना चाहते हैं कि कसूरवार के साथ ना हिंदू है ना मुसलमान, कसूरवार को सजा देनी चाहिए ताकि 10 लोग नहीं हजारों लोग सही हों, चाहे उसमें कोई भी हो, कितना ही बड़ा आदमी आता हो और कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो उससे जुड़ा हुआ हो, और कितने ही पॉलिटिकल लोग अपने फायदे के लिए बात। लेकिन समाज अपने मदरसों में ऐसी किताबों को पढ़ाने से रोकने में कुछ एक्शन नहीं लेगा। समाज इस पर कभी एतराज नहीं जताएगा। और समाज के लोग आखिर बाहर नहीं कहेंगे कि हमारे मदरसों में जहां जहां पढ़ाया जा रहा है उस पर बैन होना चाहिए। मैं मदरसों सारा हुकूमत मेरी बैकग्राउंड मदरसा, ये इल्जाम लगे कि बीजेपी की ताकत वाली हुकूमत है इसलिए ऐसा कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताएं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी की जो हुकूमत है उसने किसी के साथ इन पूरे 5 साल के अंदर, मैं पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात को जानता है, एक एक आदमी जानता है, मैं ईमानदारी के साथ बात ये कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि एक राष्ट्रवादी सोच, मानव प्रेम को आगे बढ़ाने वाली, मानव कल्याण को आगे करने वाली। अभी मैं कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर वहां मैं वीसी साहब के साथ बैठा था, तो उन्होंने जिक्र किया कि अलीगढ़ के डीएम ने बताया कि लगभग जो है 32 मकान जो आए, यानी 100 या 150 मकान जब बने तो उनमें से 32 मकान मुसलमानों को मिले, जो 2.5 लाख रुपए जिनसे देकर के बनाए गए। तो कोई भेदभाव नहीं है, जिस रोड पे चलते हैं उस पे इमरान भी चलते हैं, इमरान सिंह भी चलते हैं। जहां देश के अंदर डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है, पिछली सरकार ने जो काम किया, मैं मदरसों के लोगों से बात कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकार तो ये काम करे कि उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। हमारे पास सारा सिस्टम है, हमारे पास पूरा निजाम है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और किसी गलत आदमी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और एक ऐसा निजाम है, ये मदरसा बोर्ड है ऑल इंडिया पैमाने पर, और राज्य के लेवल पर भी मदरसे बोर्ड हैं, उनकी काउंसलिंग की जाए, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, और जो इस तरह का लिटरेचर है जिससे हमारे बच्चे या आने वाले जो लोग हैं वो उससे उत्तेजित हो रहे हो या गलत उनसे मैसेज जाता हो, गलत तारीख वो बता रहे हो, उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। सर, ये भी तो दिक्कत है, सुनिए ना मुफ्ती साहब, मदरसे रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं, अगर वहां पर उनको जदीदकारी की बात कही जाती है तो उसको लेकर के फतवे रहते हैं, फरमान रहते हैं कि ना हो, उससे बचने की फिराक में रहते हैं। ये भी तो एक मुसीबत है। नहीं, दोनों तरह के मदरसे हैं। रजिस्ट्रेशन भी जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट लेवल पे उन्हें पूरी सैलरी मिलती है। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे वो क्यों नहीं करा रहे? नहीं, वो उन्हें भी कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, रजिस्ट्रेशन सब रजिस्टर्ड हैं। मैं आपको बता दूं, मॉडर्नाइजेशन की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? नहीं, जो लोग मुखालफत नहीं करनी चाहिए उन्हें, अगर वो मुखालफत कर रहे हैं तो या तो वो बताएं उसकी मुखालफत की वजह, या तो ये बताएं कि वो अपनी इजारादारी चाहते हैं। आज जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें अपने अंदर ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। अब्दुल मोइज साहब, उन्हें बताना चाहिए कि कैसे, क्या ईमानदारी है और हमारे रसूल का तरीका क्या है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन की मुखालफत क्यों? देखिए, असल में लगता है कि इस पूरे पैनल में मैं सबसे बिगड़ा हुआ हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है। नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मुस्लिम दानिश्वरी की नाकामी एक तरफ, मुस्लिम दानिश्वरी की नाकामी एक तरफ और उस पर सियासत दूसरी तरफ, ये हालात आज के हैं। मुस्लिम दानिश्वरी जब हारी, ठीक है ना, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। दहशतगर्दी जब शुरू हुई
अभी असद फलाही साहब बता रहे थे, वो एक पॉइंट तक बहुत सही बात उन्होंने कही कि दहशतगर्द तंजीमें जब बनी तो तंजीमों के बनने के वक्त उनके जो क्या कहते हैं मकासद थे वो अलग थे, लेकिन धीरे 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 उन्हें टेरराइज कर लिया गया। ठीक है, वो चाहे बोको हराम हो, चाहे तालिबान हो, चाहे अलकायदा हो, जो भी हो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो नासूर बनते चले गए तो क्या हुआ, तकरीबन 20 साल तक खामोश रहे। कुछ लोगों ने उसको सर्टिफाइड कर दिया, ठीक है अगर सोसाइटी में इनजस्टिस है, अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो ठीक है यार, कोई आदमी उठ करके जो है उसका जवाब दे रहा है तो करने दो। एक तरह एक ये खामोशी हुई। दूसरी, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे यार हो क्या रहा है, ठीक है, उस पर साइलेंस थे। तो इस खामोशी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज जो है लोग जो है दिफा में कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर तुम्हारी घर में क्या कहते हैं कूड़ा मिला है, फेंका किसने है, कहां से आया है, किस किस्म का कूड़ा है, कहां बनता है, ठीक है, उस पर सवाल से पहले तो अपने घर की सफाई करो। सफाई करने के बाद दूसरे आदमी से कहो देखो मैंने अपना घर साफ कर लिया है, अब बारी है तुम्हारी। मसला क्या है कि एक बात से यहां पर जो बिल में बात हुई थी, एक बात से तो मैं सहमत नहीं हूं कि ऐसे डायरेक्ट सिर्फ मदरसे का एलिगेशन, ये कोई मतलब जो है मैं कहता हूं कि शायद ये अभी जो तन्मय साहब कह रहे थे बिल्कुल मैं सहमत हूं, कोई मदरसे का नाम लो, ये है ये है ये है, ऐसे कहना तो ये आपके पॉलिटिक्स दिखाती है और शक के घेरे में है। गुलरेज साहब, लेकिन आपके सवाल पर तुरंत जवाब ले लेता हूं। गुलरेज शेख साहब सुन लिया आपने, जवाब दीजिए। देखिए, यदि नाम पूछा जाएगा तो नाम भी बता दिया जाएगा, लेकिन नाम बताने में एक समस्या यह भी होती है कि उससे कम्युनिटी टारगेट होती है, तो इसलिए जानबूझ के कई बार कितना टारगेट होगी गुलरेज साहब? नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं सर आप। बिल्कुल टारगेट नहीं हो रही। यहाँ पर दहशतगर्दी की बात हो रही है, यहाँ पर मानवता के विरुद्ध कोई एक्टिविटी की बात हो रही है, आप यहाँ पर कम्युनिटी क्यों ला रहे हो? मैं वहीं आ रहा हूँ। कम्युनिटी नहीं है, आप सीधे से जल्दी से, मेरे पास सिर्फ 4-5 मिनट बचे, मैं चाहूंगा आप देखिए, मैं तो बोल ही नहीं पाया पूरे डिबेट में, इसलिए मुझे बोलने दे। देखिए, यदि वहां पर कोई सांसद महोदय पूछते हैं तो स्पष्ट नाम भी दे दिया जाएगा, क्योंकि सदन की जो कार्रवाई होती है वो बड़ी खुली कार्रवाई होती है, उसमें यदि आप पूछते हैं तो आपका डेफिनेटली नाम आएगा। कई बार सरकारें जो स्पष्ट नाम नहीं देती लेकिन कार्रवाई जरूर करती है, वो कार्रवाई जो होती है नेशनल एजेंसीज के माध्यम से होती है। जहां तक वहां बंगाल की बात है, बंगाल की पुलिस का इस प्रकार के एलिमेंट्स के साथ, इस प्रकार के मुफ्तियों के साथ और इस प्रकार के मौलानाओं को के साथ हमदर्दी भी है, उनको शय भी है। आपको स्मरण होगा कि कलकत्ता की टिप्पू सुल्तान मस्जिद के जो इमाम थे, क्या नाम था, बरकती साहब, बरकती नहीं थे, कितने जलील व्यक्ति था वो, जो नेशनल टेलीविजन पर बैठकर लोगों की गर्दन काटने का फतवा देता था। वो उस व्यक्ति को MOS का दर्जा दिया था ममता बनर्जी ने। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब चीजें क्यों जा रही है और किस दिशा में जा रही है, उसका कारण क्या है। मैं पहले अपनी बोल नहीं पाया था पूरी बात। आप देखिए, बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट बंगाल की बात करें तो जब से शेख हसीना आई है, एक दिन में हजारों लोगों को जो दहशतगर्दी का जिन पर शक था उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर केस किए गए और सजाएं भी दी गई। इसके विपरीत इस प्रकार के एलिमेंट जो वहां पर सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, उनको एक सेफ हेवन दिया गया है ममता बनर्जी और TMC के द्वारा। तो जैसे ही ये सरकार हटेगी तो बहुत सारी चीजें खुलकर आएंगी कि उस स्टेट में क्या क्या होता था। आप देखते जाइए, अभी तो ये ट्रेलर है, मसला TMC है, मसला दहशतगर्दी है, पर TMC के उनके लिए TMC है ना, वो राजनीतिक आप जो है TMC नहीं, मसला ये नहीं होना चाहिए। सरकार हुकूमत पूरे हिंदुस्तान की है, हमारी बात का लेवल दूसरा हो सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर इसलिए मैं उनके पास बार-बार जा रहा हूं क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी है और वो उस पर इल्जाम भी लगा रहे हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं। जी नहीं, देखिए, मैं बात कर रहा था मुस्लिम दानिश्वरी की नाकामी का, इस तरह के जितने भी उस पर पॉलिटिक्स भी की गई है। ठीक है, अभी ये 3 तलाक का मसला जो उठ रहा है पूरा, कहीं ना कहीं उसका भी उससे रिलेशन है कि जो है जरा सी मुस्लिम दानिश्वरी नाकाम हुई तो उस पर आप लोगों ने पॉलिटिक्स की, आप लोगों से मतलब यानी कि जो भी उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसे किया। लेकिन मैं वहीं पे कह रहा हूँ, गुलरेज साहब दोनों बातें नाकाम क्यों होती है उस पर भी किसी दिन चर्चा कर लेंगे। वही है मैं कोर्ट में जाकर के क्या बयान दिलवाए जाते हैं, क्या जवाब दिलवाए जाते हैं, उसमें तो सारी चीजें उजागर हुई हैं। नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही तो मुस्लिम दानिश्वरी के बेनकाब होने और उसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण वो भी है। अभी जो है वाकई में जो कौम के लिए सोचते हैं और इस्लाम के ताल्लुक से जो जिनकी जानकारी है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं कौम का रहबर हूं या आलिम हूं या फाजिल हूं, मुफ्ती हूं, जो भी हूं, ठीक, अब उनको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि मौजूदा सूरत हाल में और इस्लाम का जो तनाजुर है वो क्या कहता है। और एक्सेप्ट, अगर कोई घर का कोई लड़का अगर बुरा निकल गया तो उसे बुरा एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है। और इस पर
दूसरी बात ये आती है हमारी जो सियासी हुकूमतें हैं कि अगर हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो आप टारगेट जो है उस नाम से ही क्यों करते हैं? मर्ज को मर्ज समझा जाए, वो मर्ज जहां भी हो। जैसे मैंने शुरुआत ये की थी कि अल्लाह अकबर और जय श्री राम दो ऐसे नारे हैं जो पवित्रता के थे और दोनों पर पॉलिटिसाइज किया गया, दोनों को, और अपनी ही कौम के लोगों ने उसको खामोशी की। अल्लाह अकबर को जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी जैसे अमल करने वाले पर जिन कौम के रहबरों ने खामोशी अख्तियार की थी, आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और जय श्री राम के नाम पर जिस तरीके से अत्याचार और मॉब लिंचिंग हो रही है, कल ये हमारी कम्युनिटी भी इसको भुगतेगी अगर उसने जबान नहीं, आप सही कह रहे हैं, तो। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग इसके खिलाफ दूसरे कम्युनिटी में तो खड़ा हो जाता है और खुलकर के मुखालफत भी करता है। लेकिन दोनों कर रहे हैं। आज मुसलमान किया, अब्दुल मोइज साहब, हमारे यहाँ अगर हम मुसलमानों की बात करें बिलखुसूस, तो इस कौम में इस तरह की सीधी मुखालफत करने वाले बहुत कम है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। और यही दानिश्वरी के फेल होने की सबसे बड़ी दानिश्वरी फेल है, ये मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बड़ी बात यहाँ से निकली है, इस पर बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए। और जो लड़का अगर बिगड़ा हुआ है तो उसको उस रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बिगड़ा हुआ है। मजहबी दानिश्वरी पर भी सवाल है, मुस्लिम तंजीमों पर भी सवाल है, कहीं ना कहीं उनको रीथिंक करना चाहिए, अपने प्रोसेस को स्कैन करना चाहिए। देखना ही होगा इस मामले में भी जो है ईमानदार हो जाए। इस मामले में वेस्ट बंगाल हुकूमत क्या कदम उठाती है और केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए अगर वो स्पेसिफिक उसको टारगेट करती है तो क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज शेख साहब, आपका भी, मुफ्ती साहब, और आपका भी फलाई साहब तो हमारे साथ अभी नहीं चले गए हो। अब्दुल मोइज साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप रहिए जी सलाम के साथ। इस तरह की बहस का मकसद हमारा सीधे तौर पर ये होता है कि आप अपने दिल और दिमाग को खोलें, कुछ सोचें, विचारें, क्योंकि कहीं ना कहीं ढर्रे से अलग सोचना पड़ेगा, आगे के लिए, मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर कुछ गलतियां हुई है तो उन पर उस कूड़े को ढकने के बजाय, उसको दबाने के बजाय वो और बदबूदार हो जाएगा, उसको घर से बाहर करना पड़ेगा, जैसा कि अब्दुल मोइज साहब ने कहा। इस पर सोचिएगा, विचार कीजिएगा। आप देखते रहिए जी सलाम।